हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिजिक्स की पीवाईक्यू सीरीज में आज हम क्वेश्चन करेंगे पावर के बारे में। जो शक्ति से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ पावर। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। पहला ऑप्शन दे रखा है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा जो है ये एनर्जी की यूनिट है। किसकी है? ऊर्जा की इकाई है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी वाट जूल पर सेकेंड, ये है जूल पर सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड, और हॉर्स पावर एचपी, ये तीनों जो है शक्ति की इकाइयां हैं। तो कौन सी हो जाएगी? किलोवाट घंटा किसकी एनर्जी है? ये किसकी इकाई है? एनर्जी की। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज द पावर इंटरप्रेटेड। शक्ति को कैसे समझा जाता है? कि जो पावर है, पावर होती है कार्य करने की दर। क्या होती है? कार्य करने की दर, या जो ऊर्जा होती है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो रेट। तो एनर्जी ट्रांसफर रेट या ऊर्जा स्थानांतरण दर। तो ये हो जाएगा कार्य ऊर्जा दर या ऊर्जा स्थानांतरण दर। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर। तो शक्ति क्या होती है? कार्य करने की दर। तो कार्य बटा में समय, कि कितने समय में कितना कार्य किया गया, कार्य करने की दर क्या। तो कार्य करने की दर हो जाएगी शक्ति। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्क अपॉन टाइम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी मेजर्स द रेट ऑफ वर्क डन। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा या भौतिक राशि कार्य किए जाने की दर को मापती है। तो कार्य किए जाने की दर को कौन मापता है? शक्ति। कितने समय में कितना कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट है, मोहन हैविंग ए मास ऑफ 40 kg climbs 50 steps of a staircase in 10 seconds. If the height of each step is 15 centimeter, what is his power? हमें क्या निकालना है? इसमें शक्ति निकालनी है। तो शक्ति इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। तो सबसे पहले हमें टाइम तो इसमें दे रखा है, लेकिन हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले किया गया कार्य निकालना पड़ेगा। तो किया गया कार्य हम जानते हैं ये होगा W इज इक्वल टू mgh। तो m हमें दे रखा है 40, g की वैल्यू 10 दे रखी है, और जो हाइट है, तो हाइट है एक सीढ़ी की कितनी हाइट है? 15 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.15 मीटर। तो टोटल हाइट कितनी आ जाएगी? ये तो सिर्फ एक सीढ़ी की हाइट है, हमें टोटल 50 सीढ़ियों की चाहिए। तो टोटल हाइट आ जाएगी, हम इसको एक वाली को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.15, तो ये आ जाएगी 7.5 मीटर। तो हाइट कितनी हो गई? 7.5 मीटर। तो हमारा यहाँ से वर्क डन आ गया 3000 जूल। कितना हो गया? 3000 जूल। तो यहाँ से हम शक्ति निकाल लेंगे। कार्य है 3000 जूल बट्टा समय कितना है? 10 सेकेंड। 10 सेकेंड, तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू 300 वाट। आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, इफ ए बॉय कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर विथ ए 600 न्यूटन फोर्स इन 4 मिनट्स, देन द अमाउंट ऑफ पावर कंज्यूम्ड बाय द बॉय। तो सबसे पहले हमें कार्य की आवश्यकता होगी। तो कार्य हो जाएगा बल गुणा विस्थापन। तो बल हमें दे रखा है 600 न्यूटन, और दूरी कितनी दे रखी है? 20 मीटर। तो ये हो गया कार्य, कितना हो गया? 12,000 जूल। तो अब हमें शक्ति निकालने के लिए W अपॉन टी। W है 12,000 जूल, अपॉन में समय दे रखा है 4 मिनट। 4 मिनट है, इसको सेकेंड में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर इसको हम सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 50 वाट। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ए बॉय ऑफ 50 kg मास क्लाइम्स 40 स्टेयर इन 9 seconds. इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेयर इज 15 सेंटीमीटर, देन फाइंड हिज पावर। एक लड़के का द्रव्यमान 50 kg है और 9 सेकेंड में 40 सीढ़ियां चढ़ता है, यानी कि टी की वैल्यू कितनी दे दी है? 9 सेकेंड। टोटल 40 सीढ़ियां चढ़ता है। एक की हाइट है 0.15 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे तो टोटल हाइट आ जाएगी यहाँ से 0.15 इंटू में 40। तो यहाँ से हमारा फिर जो हमें W हो जाएगा M 40 है, इंटू में G 10 लेना है, और ये आ जाएगा 0.15 इंटू 10। यहाँ से P इज इक्वल टू हो जाएगा 50 इंटू 10 इंटू 0.15 इंटू 10 अपॉन
ये 40 है, कितना है 0.15 इंटू 40 और अपॉन में आ जाएगा 9। तो इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 333.33 वोट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस टाइप के हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे के जो ऐसे क्वेश्चन हैं वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। क्लास में हम इस तरीके के इतने ही क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होती है। बल गुणा वेग, वेग कितना होता है, वेग को हम लिख सकते हैं विस्थापन बटा में समय, और बल गुणा विस्थापन होता है कार्य, तो वर्क अपॉन में टाइम, और वर्क अपॉन टाइम क्या होता है पी। तो पी को हम लिख सकते हैं एफ इंटू वी। तो पी का एक फॉर्मूला में यहाँ से क्या मिल जाता है कि पी इज इक्वल टू क्या होगा, बल गुणा वेग। तो इसमें हो जाएगा शक्ति। नेक्स्ट है, द एवरेज पावर इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। औसत शक्ति निम्नलिखित में से किसके बराबर होगी। तो औसत शक्ति होगी कुल उपयोग में ली गई एनर्जी अपॉन में टोटल टाइम, कि कितनी एनर्जी यूज की गई है, टोटल यूज्ड एनर्जी अपॉन में टोटल टाइम, टोटल टाइम ये होती है एवरेज पावर। P इज इक्वल टू ई अपॉन में टी। इसमें कौन सा दे रखा है, ऑप्शन डी। कुल उपयोग में ली गई ऊर्जा की कितनी एनर्जी यूज हुई है और अपॉन में कितना समय लिया गया उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें औसत शक्ति मिल जाएगी। नेक्स्ट है, इफ ए गर्ल विथ ए वेट ऑफ 40 न्यूटन क्लाइम्स ऑन द रोप फॉर 20 सेकेंड with the power of 160 watt, then at which height will she reach। तो P इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, कार्य को mgh अपॉन में t। शक्ति हमें दे रखी है 160, m की वैल्यू 40 न्यूटन, यानी कि mg की वैल्यू कितनी है 40। F इज इक्वल टू क्या होता है mg, तो mg की जगह हम F ले सकते हैं। तो F हो जाएगा 40 इंटू में हाइट हमें निकालनी है और टाइम दे रखा है 20 सेकेंड। तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 और h इज इक्वल टू आ जाएगा 80 मीटर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ए मोर पावरफुल इंजन कैन डू मोर वर्क इन लेस टाइम लाइक एन एरोप्लेन ट्रेवल मोर डिस्टेंस एज कंपेयर टू ए कार इन लेस देन, सो एन एरोप्लेन इज मोर पावरफुल देन ए कार, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। एक अधिक शक्तिशाली इंजन जो है वो कम समय में अधिक कार्य कर सकता है, जैसे कि एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, इसलिए हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली होता है। तो ये किसका उदाहरण है, तो ये किसका होता है, ये शक्ति का उदाहरण है। शक्ति क्या होता है, कार्य अपॉन में समय। जो कम समय में ज्यादा कार्य करेगा उसकी शक्ति ज्यादा होगी, यानी जो समय कम लेगा तो उसकी शक्ति ज्यादा होगी। तो इसमें क्या है, एरोप्लेन जो है वो कम समय में अधिक दूरी तय कर पा रहा है, तो एरोप्लेन जो है वो अधिक शक्तिशाली है कार की तुलना में। तो ये किसका एग्जाम्पल है, शक्ति का उदाहरण है। नेक्स्ट है, पर्सन डज 1000 जूल ऑफ वर्क इन 2 सेकेंड, व्हाट वाज द एनर्जी ही स्पेंड। तो पावर तो होती कार्य अपन समय, तो सीधा सीधा ये 1000/2 कितनी आ जाएगी 500 वाट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रिक पावर्स फॉर्मूला। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत शक्ति का सूत्र है। तो विद्युत शक्ति होती है V² अपॉन R। क्या होती है, V² अपॉन R। V² अपॉन R होती है, ठीक है, पहला तो सही है। अब V/R को हम लिख सकते हैं I। I इज इक्वल टू क्या होता है, V/R। तो इसमें से एक V रख के एक V/R को हम क्या लिख देंगे, VI। तो ये भी सही है, P इज इक्वल टू V इंटू I। उसके अलावा यहाँ से I इज इक्वल टू V/R है, तो I² क्या हो जाएगा, V²/R²। तो P को I² इंटू में R भी लिखा जा सकता है। तो ये तीनों जो है विद्युत शक्ति के सूत्र हैं, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम करेंगे एनर्जी के क्वेश्चन। पावर के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए जो भी थे, अब एनर्जी को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, विच एनर्जी ऑफ द विंड डज ए विंड मिल यूज। पवन चक्की किस प्रकार की पवन ऊर्जा का उपयोग करती है। तो पवन ऊर्जा, जो पवन चक्की होती है वो क्या गतिशील होकर ही जो पवन ऊर्जा का निर्माण करती है। तो कोई भी वस्तु है
वो गतिशील है, वो क्या कर रही है, गति कर रही है। तो अगर वो गति कर रही है तो उसमें होती है काइनेटिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो जो पवन चक्की है वो गतिज ऊर्जा का जो है यूज करके पवन ऊर्जा का निर्माण करती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, गतिज ऊर्जा। पवन चक्की जो पवन ऊर्जा वो किससे बनाएगी, गतिज ऊर्जा का उपयोग करके। अगला क्वेश्चन है, इफ द एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल देन व्हाट विल बी द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। यदि वायु रोध को नजरअंदाज किया जाए तो स्वतः गिरती हुई वस्तु की संभावित ऊर्जा, ये स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग कितना होगा। तो किसी भी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा ये होती है यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा जो है ये कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल लें कि कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट था और ये अर्थ है, यहाँ पर यदि ये कांस्टेंट है, स्थिर है, तो इस अवस्था में इसमें इसकी काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी, लेकिन यहाँ पर इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है विद्यमान रहेगी। उसके बाद यदि नीचे की तरफ गतिशील होता है तब इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल तब ये गति में आ जाएगा, तब इसमें क्या हो जाएगी, जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इसकी जीरो हो जाएगी। और जब ये यहाँ पर वापस पहुंच जाएगा तब इसकी गतिज ऊर्जा वापस स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि जो एनर्जी है वो उसमें उतनी ही स्टोर रहेगी, जो उसकी ऊर्जा होगी वो कभी भी जीरो नहीं होती है या उसकी ऊर्जा में ह्रास नहीं होगा। वो गतिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा में और स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो क्या होगा कि जो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा है उनका योग स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन है, पार्टिकल्स हैव ए ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होती है। यानी कि हमें जो पदार्थ की अवस्थाएं दी हुई हैं इनमें से ये पूछ रहा है कि कौन सी अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। पहला दे रखा है लिक्विड, दूसरा है प्लाज्मा, थर्ड है सॉलिड और फोर्थ है गैस। तो सबसे अधिक गतिज ऊर्जा होती है गैस अवस्था में। गैस अवस्था में जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी सबसे अधिक होती है और सबसे कम होती है ठोस में। सबसे कम किस में होगी, ठोस में, क्योंकि ठोस में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास स्थित होते हैं, तो इनमें इनकी गतिज ऊर्जा यानी कि इनमें मूवमेंट बहुत कम होगा, तो इनकी गतिज ऊर्जा कम होती है लेकिन स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी। और जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, 900 into 10 to the power 6 joule of energy is consumed in a month in a house. How much is this energy in unit? कि हमें जूल में जो है ऊर्जा दे रखी है और इसको यूनिट में चेंज करना है कि यूनिट में ये ऊर्जा कितनी होगी। तो एक यूनिट बराबर हम जानते हैं होता है 1 किलोवाट घंटा, और 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। अब हमें पता करना है कि 900 गुणा 10 की पावर 6 जूल में कितने यूनिट होंगे। तो 900 गुणा 10 की पावर 6 जूल, इसमें हम भाग दे देंगे 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल का, तो ये हमें यूनिट में मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा 250 यूनिट, 250 यूनिट। इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, व्हेन ए कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज रिलीज्ड इट कन्वर्ट्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी इनटू। कि जब एक संकुचित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को किस में बदलता है। कि एक स्प्रिंग है उसको एकदम कंप्रेस कर रखा है, उसको क्या कर रखा है, कंप्रेस कर रखा है, तो उसकी जो उस समय उसमें क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। और जब इसको छोड़ दिया जाएगा तो ये इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो किस में परिवर्तित होगी। तो एक जो कंप्रेस स्प्रिंग को है उसको अपन छोड़ेंगे तो उसमें क्या होगी, गति होगी, तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। किस में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विथ इट्स। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा इसके द्वारा किसके साथ बढ़ती है। तो स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। क्या होगी, mgh। तो यदि एक ही वस्तु की हमें स्थितिज ऊर्जा बढ़ानी है तो उसमें उसका द्रव्यमान तो कांस्टेंट रहेगा, किसी एक वस्तु का द्रव्यमान तो उसमें कांस्टेंट रहेगा। गुरुत्वीय त्वरण भी फिक्स है, तो किस में चेंज होगा, ऊंचाई में। यदि हाइट को बढ़ाते हैं हम तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो भी बढ़ती है। स्थितिज ऊर्जा जो है हाइट के प्रोपोर्शनल होती है, उसके समानुपात में होती है। तो यदि हाइट बढ़ेगी
तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती है। तो इसमें हो जाएगा बी, ऊंचाई के साथ साथ स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एनर्जी एक्सर्टेड ड्यू टू द पोजीशन एंड शेप टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट? वस्तु द्वारा लिए गए स्थान और रूप के कारण जो ऊर्जा व्यय होती है उसे क्या कहते हैं? कि कोई भी वस्तु है, उसकी पोजीशन और उसकी शेप के कारण उसमें कौन सी एनर्जी होती है। तो कोई भी वस्तु है, उसकी पोजीशन और उसकी शेप की वजह से उसमें एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसकी पोजीशन क्या है और उसकी जो शेप है, उसका आकार कैसा है, उसकी वजह से उसमें कौन सी एनर्जी होगी, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट है विच एनर्जी इज इन द वाटर स्टोर्ड इन द डैम? कि कोई डैम बना रखा है और उसमें जो पानी स्टोर है तो उसकी जो ऊर्जा होगी वो किस रूप में होगी? तो यहाँ पर क्या है, पानी स्थिर अवस्था में है और यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। उसकी ऊर्जा किस रूप में होगी? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। और यदि यहाँ से डैम से ये पानी फ्लो करता है आगे की तरफ, क्या कर रहा है, यदि ये फ्लो करने लगेगा तो इसमें कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? फिर गतिज ऊर्जा हो जाएगी। फ्लो के कारण, बहाव के कारण कौन सी ऊर्जा आ जाएगी? गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है ए मूविंग ऑब्जेक्ट इसेंशियली रिसीव्स? एक गतिमान वस्तु मुख्य रूप से किस ऊर्जा को प्राप्त करती है? तो यदि कोई गतिमान वस्तु है तो उसमें उसकी गति के कारण गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। कौन सी हो जाएगी? गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव? निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा हमेशा सकारात्मक होती है? तो किसी भी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होती है वो हमेशा सकारात्मक होगी। कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज द एनर्जी इन ए कंप्रेस्ड स्प्रिंग? एक संकुचित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? तो एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। और इसको छोड़ देंगे तो इसकी स्थितिज ऊर्जा जो है काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो कंप्रेस्ड स्प्रिंग में होती है पोटेंशियल एनर्जी और जैसे ही इसको छोड़ देंगे तो इसमें हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन? एक गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv²। तो किस किस पर निर्भर करेगी? उसके द्रव्यमान पर और उसके वेग पर। तो गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है इन ए हाइड्रो पावर प्लांट व्हाट इज द एनर्जी दैट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? एक जल विद्युत संयंत्र में कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो एक जल विद्युत संयंत्र में यानी कि जो डैम से ऊर्जा बनाई जाती है, तो डैम में इधर तो क्या होता है, पानी स्थिर अवस्था में होगा, तो इधर तो इसमें होगी पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहाँ पर नीचे क्या होते हैं? टरबाइन लगे होते हैं। डैम के नीचे क्या होंगे? टरबाइन लगे हुए होंगे और उन पर यहाँ से उन पर पानी का बहाव किया जाता है। तो यदि यहाँ से पानी रिलीज किया जाएगा तो ये टरबाइन जो है घूमते हैं और इन टरबाइन के घूमने से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। टरबाइन के घूमने से कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होगी? विद्युत ऊर्जा। तो पानी इस पर गिर रहा है तो पानी में कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। तो इसकी जो पानी की गतिज ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। तो कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन डी, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नोटेबल एक्टिविटीज इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी? निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलने का उदाहरण है? पहला पटाखे का फटना, टॉर्च को चालू करना, टॉर्च को बंद करना। तो इसमें तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का कोई रोल नहीं है। ऑप्शन डी है स्विंगिंग ऑफ ए पेंडुलम, झूलते हुए झूले का झूलना। यानी कि यहाँ पर कोई ये झूला था और इसको स्विंग किया जाए तो यहाँ पर तो क्या है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। और यदि इस झूले को स्विंग किया जाए तब इसमें जो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो किस में चेंज हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी कि एक झूला जो स्थिर अवस्था में था उसको स्विंग किया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी? यदि किसी वस्तु का संवेग तिगुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा? ठीक है, यानी गतिज ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है 1/2 mv²।
और P इज इक्वल टू होता है m इंटू वी। तो इसको हम यदि m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 1/2m इंटू में m स्क्वायर वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2m p स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिलता है कि जो गतिज ऊर्जा होती है वो संवेग के वर्ग के समानुपाती होती है। काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के उसके स्क्वायर के समानुपाती होगी। तो इसमें यदि जो हमारा संवेग है वो 3 गुना होगा, हम ये मान लें कि पहले काइनेटिक एनर्जी ये बाद में है और ये जो पहले काइनेटिक एनर्जी थी, तो पहले संवेग बाद में P2 हो जाएगा और पहले क्या था P1। ये हमें दे रहा है कि P2 क्या है, यदि P2 को 3P1 कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा, तो ये हो जाएगा 3P1 अपॉन में P1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9। तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी थी दूसरी वाली संवेग को बढ़ाने के बाद, तो वो क्या हो जाएगी 9 गुना हो जाएगी। कितने गुना हो जाएगी 9 गुना, मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट डज द रेज्ड हैमर हैव, उठाया हुआ हथौड़ा किस ऊर्जा को रखता है। कि आपने एक जो हथौड़ा है वो उठा रखा है, क्या है सिर्फ उठा रखा है उसको, यानी कि वो स्थिर अवस्था में है, तो उसमें कौन सी होगी स्थितिज ऊर्जा होगी। यदि वो सिर्फ आपने पकड़ रखा है, सिर्फ रेज्ड हैमर है, तो उसमें कौन सी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। अगला क्वेश्चन है इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम्स ट्वाइस दैट ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी देन इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स n टाइम्स इट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ n। कि यदि एक वस्तु की प्रारंभिक गति से दोगुनी हो जाती है, यानी कि पहले उसका वेग था कितना था v और बाद में हो जाता है इसका 2 गुना, पहले v1 था फिर जो v2 है वो 2v1 हो जाता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन आएगा। तो पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 1/2m v1 स्क्वायर, उसके बाद वेग में परिवर्तन हो जाए तो ये होगा 1/2m v2 स्क्वायर। 1/2m v2 को हम लिख देंगे 2v1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ जाएगा 1/2 इंटू में 4 और ये हो जाएगा m v1 स्क्वायर। तो 1/2m v1 स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी 1 की वैल्यू थी, तो काइनेटिक एनर्जी सेकेंड जो बाद वाली एनर्जी है वो कितनी आ जाएगी 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट, तो कितने गुना हो जाएगी 4 गुना, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ एनर्जी इज देयर इन ए स्ट्रेच्ड रबर बैंड, एक खींची हुई रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा होती है। एक रबर बैंड है उसको पूरा स्ट्रेच कर रखा है, उसको क्या कर रखा है स्ट्रेच कर रखा है, तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी। यदि उसको आपने स्ट्रेच कर रखा है तो उसमें होगी पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे ही आप उसको छोड़ देंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, उसमें कौन सी होगी पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इनमें से कौन सी चीज न तो बनाई जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। तो जो ऊर्जा है ऊष्मागतिकी का पहला नियम थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है, उसको आप ना तो बना सकते हैं ना ही उसको आप खत्म कर सकते हैं। किसी भी वस्तु में या तो उसकी ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगी या गतिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है, लेकिन जो उसकी कुल एनर्जी है वो फिक्स रहेगी, उसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो इसमें हो जाएगा ए। कौन सा नियम बताता है ये हमें ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ये बात बताता है। नेक्स्ट इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट becomes 256 times that of its initial value then the new linear momentum will be। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हम जानते हैं होता है p स्क्वायर अपॉन 2m। p क्या है संवेग है, ठीक है। ये कह रहा है कि पहले उसकी गतिज ऊर्जा थी कुछ भी, ठीक है, लेकिन उसमें बाद में उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होके जो दूसरी पोटेंशियल जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो पहली वाली की 256 गुना हो जाती है। कितनी हो जाती है 256 गुना, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी सेकेंड को हम लिख देंगे 1/2m, मास तो सेम है, सिर्फ संवेग में परिवर्तन देखना है, तो P2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 256
इंटू में 1/2m और ये हो जाएगा P1 का स्क्वायर। तो 1/2m से 1/2m कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा P2/P1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 256। तो यहाँ से P2/P1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा √256 इज इक्वल टू 16 आ जाएगा, 256 16 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ से P2 आ जाएगा हमारे पास 16 P1। तो उसके संवेग में कितना परिवर्तन हुआ है, जो पहले प्रारंभिक संवेग था उसका 16 गुना हो गया, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट विथ मास m मूव्स विथ स्पीड v and has kinetic energy a if its velocity is doubled, what will be its kinetic energy। एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान हमें m दे रखा है और वो गति v से चलती है, उसकी गतिज ऊर्जा a है, गतिज ऊर्जा a है, तो ये हो जाएगा 1/2m v स्क्वायर। यदि उसकी गति दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। क्या कह रहा है कि मास तो सेम रहेगा, गति को दुगुना कर दिया जाए यानी कि 2v कर दिया जाए। तो यहाँ से a इज इक्वल टू a2 ले लें इसको हम, तो a2 क्या हो जाएगा 1/2m 4v स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a जो स्टार्टिंग में गतिज ऊर्जा थी, तो उसकी क्या हो जाएगी 4 गुना हो जाएगी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंप्रेस्ड स्प्रिंग possess more energy than a spring of normal length because the compressed spring has। एक संकुचित स्प्रिंग यानी कि एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग है, ये कोई कंप्रेस्ड स्प्रिंग है और ये एक नॉर्मल लेंथ की स्प्रिंग है, लेकिन इसमें जो है ऊर्जा अधिक होती है इसकी तुलना में। क्यों? क्योंकि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, कौन सी गतिज, इसकी स्थितिज ऊर्जा इसकी तुलना में अधिक होती है, इसलिए इसमें ऊर्जा भी अधिक होगी। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन इट्स पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू। जब एक गोली बंदूक से चलाई जाती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा को किस में परिवर्तित किया जाता है। तो बंदूक से कोई गोली चलाई जाएगी तो वो क्या करती है, गति प्राप्त करती है। तो यहाँ पर तो उसमें क्या थी, स्थितिज ऊर्जा, लेकिन जैसे ही वो गति में आएगी तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगला प्रश्न है, टू स्टील बॉल्स ऑफ मास 5 kg एंड 10 kg हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, विच बॉल इज मूविंग फास्टर। कि दो गेंद दे रखी हैं, उनका द्रव्यमान दे रखा है और उनकी गतिज ऊर्जा समान है, तो ये पता करना है कि कौन सी गेंद जो है तेज गति से चल रही है, किसका वेग ज्यादा है। हमें ये दे रखा है 1/2m1v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2m2v2 स्क्वायर है। तो 1/2 से तो 1/2 कैंसिल, m1 की वैल्यू 5 है गुणा v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 गुणा v2 स्क्वायर। तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2v2 स्क्वायर। तो यहाँ पर जो v1 है वो v2 से ज़्यादा है, तो जो 5 किलोग्राम वाली गेंद है वो ज़्यादा स्पीड से चल रही है। तो कौन सी हो जाएगी, 5 किलोग्राम वाली गेंद कितनी ज़्यादा तेज गति से चल रही है। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ रिलीजिंग एन एरो इन ए ड्रोन बो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बो चेंजेस टू। जब खींचे हुए धनुष से एक बाण को छोड़ा जाता है तो धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है। तो एक धनुष है वो क्या है, स्थिर अवस्था में है, और इससे जब तीर को छोड़ा जाता है तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो किस में परिवर्तित होगी। तो यदि धनुष को खींच रखा है, उसका जो ये होता है वायर जो लगा होता है उसमें, तो उसको यदि खींच रखा है तो उसमें क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी, और जैसे ही उसको छोड़ देंगे तो उसमें लगा हुआ बाण जो है वो गति करता है, तो धनुष की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। पहला है एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग, तो संकुचित स्प्रिंग की हम बात कर चुके हैं, इसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है कंप्रेस्ड स्प्रिंग में। दूसरा है बहता हुआ पानी, तो यदि कोई पानी बह रहा है तो वो गति की अवस्था में है, यानी कि उसमें क्या है, वेलोसिटी है, तो उसमें क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी उठाए हुए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है, और जो बांध में स्टोर्ड वाटर होता है उसमें भी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी फॉलिंग फ्रॉम ए माउंटेन हैज। एक वस्तु जो पहाड़ से गिर रही है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी। कि पहाड़ है, उससे कोई वस्तु गिर रही है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगी उसकी स्थिति के कारण, प्लस उसकी गति के कारण उसमें काइनेटिक एनर्जी भी
होती है। तो उसमें क्या होगी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती हैं।